नमस्कार, मैं निशी शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रवाद में। हमारी चुनावी कवरेज अभी जारी है। अपने फिर कुछ सवालों के साथ आज हम मौजूद हैं रवि शर्मा जी के सपा कार्यालय पे, जो कि एक सपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और पहले बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी थे। आइए अपने सवालों का सिलसिला उनसे जारी करते हैं। उससे पहले सर, मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका जनप्रवाद में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले आप हमें बताइए आपका कैसे कैसे कार्यकाल रहा। आपने बहुजन समाज पार्टी में अपने बहुत वर्ष बिताए हैं, फिर अब सपा में आना, वो कैसे, कहाँ तक का सफ़र कैसे रहा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं कम से कम 15 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी में मैं कार्यकारिणी सदस्य बना। कार्यकारिणी सदस्य के बाद फिर मुझे इन्होंने सचिव बना दिया। उसके बाद मुझे फिर महानगर अध्यक्ष बनाया गया। 4 साल से मैं महानगर अध्यक्ष था। तो मैंने अभी पिछले साल ही पार्टी को से इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से भी, क्योंकि मैं इनकी नीतियों से थोड़ा सा परेशान हो गया था। क्योंकि हमारी जो सुनवाई है वो माननीय बहन जी तक नहीं पहुंच पा रही थी, और जो जितने वरिष्ठ पदाधिकारी थे हमारे यहाँ पे, उनको मैंने बताया कि भी इस तरीके से मेरे साथ शोषण हो रहा है और मेरे को हर तरीके से प्रताड़ित करा जा रहा है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें शमशुद्दीन राइन थे, काफ़ी लोग जो सीनियर लीडर थे, तो उन लोगों को भी बताया तो उन्होंने कुछ नहीं करा। तो हम जब नई सुनवाई दी तो मैंने तत्काल अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, और मैंने अपने क्या नाम है माननीय परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर फिर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो आप इनकी नीतियों से प्रभावित हुए, इसीलिए आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। जितना कि सब मुझे लगता है कि इनकी नीतियों से हालांकि लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जैसे देखा जाए मुलायम सिंह जी के परिवार की खुद की बहू अपर्णा जी, वो अपने ही परिवार को छोड़ के बीजेपी में आई हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है? यदि इनकी नीतियां इतनी ही अच्छी हैं तो परिवार के सदस्य ही इनको ना चुन के किसी और पार्टी में क्यों जाना चाह रहे हैं? उन्होंने बीजेपी को क्यों चुना? सपा में भी आ सकती थी वो। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर उनको समाजवादी पार्टी की इतनी नीतियां प्रभावित नहीं थी तो अच्छा हुआ कि हम तो कह रहे समाजवादी पार्टी की और भी जो जितनी हमारी नीतियां हैं वो भाजपा में जाके उनको बताएंगे कि जी आप इस नीतियों पे काम करते हैं समाजवादी पार्टी। उससे हमारा ही हर तरीके से भला हुआ। बाकी उनकी उनकी अपनी सोच है कि वो क्या करती हैं कैसे। कि माननीय जो हमारे संरक्षक जो हमारे पार्टी के नेता हैं, क्या नाम है, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी उन्हें समझाया, और श्री शिवपाल जी ने भी समझाया, माननीय परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनको समझाया कि भाई ठीक नहीं है। बाकी उनका सोचना था, उनका मानना है, उनको लगता है कि भाई उनका अस्तित्व वहाँ है तो वो अच्छी बात है। बाकी तो आप सब पार्टी से ही मौजूद हैं, और पार्टी क्योंकि आज अपर्णा जी को जो जानते हैं वो मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है या परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। बाकी जो उनका सोचा है हम तो अभी भी कह रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, अगर वहाँ जाके भी काम करना चाहते हैं करें। तो इस बार आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार आएगी? देखिए, अखिलेश जी की सरकार, परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी की सरकार, तो आप मान के चलिए कि 300 प्लस हम 100 सीटें ला रहे हैं। आप जिस हिसाब से हमने पूर्वांचल में जो काम किया है, देखिए मैं पूर्वांचल में गोरखपुर से लेके सारा रथ पे रहा हूँ परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, और रथ पे को आप गोरखपुर, खुशीनगर, फादिल नगर, ये सारे में मैं घुमा हूँ। आप बिलीव करें वहाँ पे जो ये लोग जो भीड़ करते हैं भाजपा वाले, ये लोग कहीं कहीं से गाड़ियाँ मंगवा के, बसें भरवा के इनके ये काम करते हैं। मगर आप बिलीव करें, मेरी बात का विश्वास करें, कि आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, कि वहाँ भीड़ नहीं है, वो रेला है। लोग पैदल भाग रहे हैं गाड़ियों के पास, अब रथों के पीछे भाग रहे हैं हम। और वो क्योंकि अब जो आज की डेट में विकल्प है, अगर भाजपा को हराना है साइकिल को जिताना, और कोई विकल्प है ही नहीं इनके पास। अब क्यों हमारी जो नीतियां हैं, जो परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीतियां बनाई हुई हैं, उससे लोग इतना प्रभावित हैं, वो आज काम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, या फिर जो आपकी सपा की नीतियां हैं वो लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? यदि अखिलेश जी वाकई इतना काम कर रहे हैं तो जनता उनके कामों को क्यों नहीं देख पा रही है? जितना कि हमने पिछले चुनाव में देखा कि बीजेपी की एक बहार चली थी, एक लहर की तरह बीजेपी आई, जो कि अभी जितने भी सर्वे हुए हैं उन्हें देखते हुए भी अभी लगता है कि बीजेपी ही शायद सत्ता में आए। बाकी तो रिजल्ट बताएंगे 10 मार्च के बाद जो भी आएगा। तो आप मुझे बताइए कि यदि वाकई अखिलेश जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी नीतियों को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या ये पार्टी की कुछ कमियां हैं कि वो पार्टी अपने काम को अच्छे से लोगों को गिनवा नहीं पा रही है या फिर दिखा नहीं पा रही है?
देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात, पार्टी की नीतियों को सब लोग जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। मैं पहले आपको एक विस्तार रूप से बताता हूँ कि गन्ना जो किसान का जो गन्ना का मूल्य था, वो आज की डेट के अंदर पूरा नहीं मिल रहा है इनका। ना गन्ना 5 सालों में इन्होंने गन्ना का रेट बढ़ाया, 10 रुपये 5 रुपये, तो कुछ बेचारे किसानों को तो कुछ हो नहीं रहा भला। सेकेंडली, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जी गन्ने का जो भी मूल्य होगा सबसे पहले हम वापसी करेंगे, और जो आज की डेट में जो इसकी पूरी मुक्त किसानों की जो मुक्त लोन की व्यवस्था है वो भी हम पूरी ख़त्म कर देंगे। और दूसरा, बिजली, जो हमारे यहाँ बिजली, आप देखें जब से ये सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, बिजली के रेट कहाँ तक चले गए, किसान किस तरीके से अपनी खेती में काम करे, और खेती में जब इतनी महंगी बिजली से काम करेगा क्या कमाएगा, किस तरीके से करेगा। दूसरा, तीसरा ये हमारा ये उद्देश्य है, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा पब्लिक के लिए, मतलब उसमें अमीर गरीब सब होंगे, और किसान के लिए जो बिजली की पूरी मुफ्त बिजली होगी सिंचाई के लिए। आप ये देखें कि सारे जितने भी हम सिंचाई के वादे कर रहे हैं, अब आप भाजपा ही देखिए, भाजपा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग इसलिए, आप देखिए उज्ज्वला इन्होंने योजना निकाली, जब आज सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ जब मिनिस्टर थे, जब नहीं थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके अंदर भाजपा के लोग लिए कंधे पे फुटते थे क्या सिलेंडर लेके कि ये महंगाई 399-98 रुपये का सिलेंडर भी इतने महंगाई है, इतना महंगाई है, इतनी महंगाई है। आज वो महंगाई कहाँ चली गई, वो 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। आप बताएं गरीब आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर से गुजारा कर लेगा? आप सरसों का तेल देख लें, उस टाइम में सरसों का तेल 70 रुपये किलो था, 80 रुपये किलो था, आज 200 से ऊपर सरसों का तेल जा रहा है। कोरोना काल में आप देखें, कोरोना काल के अंदर भी इस सरकार के अंदर लाशें इतनी भई। मैं खुद देखिए, मैं आरडब्ल्यू संरक्षक सेक्टर 22 से हूँ। आप बिलीव करें, हमने सेक्टर 22 के लोगों ने क्या करा, जब कोरोना काल हुआ, ये पूरा का पूरा लॉकडाउन भी हो गया सारा यहाँ पे। लॉकडाउन होने के बाद पूरी आरडब्ल्यू की टीम हमारी, मदन शर्मा इसमें अध्यक्ष हैं, मैं इसमें आरडब्ल्यू का पैटर्न चीफ हूँ, और जितने भी लोग थे हम लोगों ने दूध बांटने से लेके सारा हमने खुद स्वयं काम करा। इसमें हमारी किसी सरकार ने कोई मदद नहीं करी। और आप करें, कुछ लोगों का तो इतना बुरा हाल है कि जिसका अंतिम संस्कार हम करने जाते थे, वहाँ लकड़ियाँ नहीं मिलती थी। और आप देखें, आपने उस टाइम पे देखा होगा गोरखपुर, बलिया, ये पूर्वांचल के नाम, यहाँ लाशें बह रही थी, या लोगों ने वो गाड़ के बेचारों में रेत के अंदर लाशें गाड़ दी। आप बताएं क्या क्या सरकार भाजपा ने क्या दे दिया हमें? ये सरकार क्या पब्लिक देख नहीं रही? ये पब्लिक है, सब जानती है क्या कर रही हैं ये, और ये क्या करना इनके सामने आएगा। क्योंकि जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करते हम लोग। यदि वाकई में अखिलेश जी ने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो उन्होंने जब उनका 5 साल का कार्यकाल था, उस समय में उन्होंने लोगों को आश्वासन क्यों नहीं दिलाया? अगर वाकई उन्होंने काम करा तो जनता क्यों नहीं देख पा रही है उसे? अभी 5 साल में योगी जी का जो कार्यकाल रहा है, अभी जितने भी सर्वे होते हैं तो किसान कहते हैं, अगर हम ये किसान आंदोलन को हटा के चलें तो उसके बाद में सभी किसान कहते हैं कि हमें योगी जी ने 2000 रुपये प्रति माह, हमें जब ये कोरोना काल था उस समय पे सबको धनराशि मौसर करवाई, हर किसी को वो पैसे मिले, सबको फ्री राशन भी बंटवाया, घर घर जाके सबको ये सारी चीज़ें मिली। तो ये कोरोना काल जो था, ये सभी के लिए एक महामारी तो पूरे विदेश में, देश में हर जगह ही थी। तो उस समय पे चलिए उसको हटाते हैं, बाकी अखिलेश जी अपने काम को दिखा कैसे नहीं पाए? आप देखिए, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं करा। पूर्वांचल से लेके उत्तर प्रदेश तक के अंदर आप देखिए, मैं बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर 100 नंबर हमारी जो जिप्सी की जो गाड़ियाँ थी वो हमारी देन थी। जो इन्होंने क्या करा, तत्काल प्रभाव से उठा के इसका भी नंबर चेंज कर दिया। ये गलती हमारी नहीं है। दूसरी, आप देखें कि आज हमने पूर्वांचल, पहले तो हमने क्या नाम है, आगरा से लखनऊ बनाया, और क्या नाम है, लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस भी हमारा दिया हुआ है। ये समाजवादी पार्टी का काम है, मगर क्या करा, फीता इन्होंने काट दिया। आज खुशीनगर एयरपोर्ट जो बनाया है वो परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बना है, और सारा वहाँ करा, इन्होंने फीता काट दिया। आज देखें, जो भी काम, अगर मेट्रो अगर लखनऊ में चल रही है या सारा काम हुआ है, वो परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा। नोएडा में जो नारी निकेतन जो आपने बनाया हुआ है, वो परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा। आप कौन सा काम चाहती, कैसे नहीं करा? आज लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बढ़िया रहा। आज इनके देखिए कितनी हत्या, कितनी लूटपाट और जितने बलात्कार इतने और लड़कियों को हो रहे हैं। आप इसका आंकड़ा देखिए, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा और इनका आंकड़ा। मगर ये बार बार बोलते हैं कि जी समाजवादी पार्टी ने के काम नहीं किए, काम बहुत किए हैं। थोड़ा सा ये हुआ, उस टाइम की लहर थी, लहर में क्या हुआ, लोग सोचते थे एक बार मोदी जी को चांस दे दो। तो मोदी जी ने तो कहा था कि मैं तो भैया सबके पास आएंगे, 15-15 लाख रुपए आप लोगों की जेब में आएंगे। लोग बाग इस 15
लाख रुपए के उसके अंदर चले गए बेचारे। गरीब आदमी सोचे 15 लाख रुपए एक के अकाउंट में है, घर में 4 सदस्य है, तो कितने 60 लाख रुपए हो गए, गुजारा भत्ता चल जाएगा। मगर बाद में भी जो हमारे गृह मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, अमित शाह ने बोल दिया तो चुनावी जुमला था, वो तो जुमला हमने कर दिया, तो पब्लिक उसमें बेचारे में फंस गई। अन्यथा सबको पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब समझ रही है इन्होंने क्या काम करे, किस तरीके करे। आज किसान भी हमारे साथ है, पब्लिक भी हमारे साथ है, और आप देखिए इनकी हालत कितनी दुबर हो गई है। इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के कैबिनेट मंत्री, इन्हीं के विधायक सब टूट टूट के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि इस बार अखिलेश जी बहुत एक अच्छी लहर लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में, उनकी सरकार बनेगी? देखिए, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियां को समझने की ज़रूरत होते हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और मुझे तो पूरा विश्वास है अपने परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखिए 300+ सीटें आ रही हैं, हमारी सरकार हम बनाने जा रहे हैं। इसी से ही बुखला के आप देखिए जितनी इनकम टैक्स की ईडी की रेट पड़ रही है हमारे यहाँ, क्यों पड़ रही है आप देखिए ना, क्योंकि ये लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से इनको इतनी टेंशन भर दें हम विधायकों मंत्रियों पे, जितने भी हमारे साथ जो सहयोगी पार्टी भी और लगी हुई हैं उनके ऊपर, क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। यानी कि वो बुरे काम कर रहे हैं ना, इस बात को आपने खुद माना कि उनके यहाँ ये रेड बढ़वा रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, यानी कि गलत कामों को पकड़वा रही है बीजेपी? नहीं, बीजेपी गलत कामों को नहीं पकड़वा रही, वो परेशान कर रही है। आज तक बताओ किसी भी, यानी कि जो काम चल रहे हैं, गलत काम चल रहे हैं, उनको चलते रहने देना चाहिए? नहीं, देखिए अब मगर आप एक बात बताएं, इन्होंने इतनी ईडी की वो करी, जांच करी, हमारे इतने कार्यकर्ताओं के पास इन्होंने इनकम टैक्स भेजी, इनको आज तक प्राप्त किया हुआ कुछ नहीं। गलती से छापा मारना था किसी हमारे यहाँ और मार किसी और की भी उसके ऊपर दिया, वहीं से पैसा इनका निकल गया इतना सारा। आप देखें ना कि ये करते क्या हैं, ये क्या करते हैं। अननेसेसरी का आपको बताता हूँ, अननेसेसरी का इनका मेंटली सबसे बड़ी चीज़ है कि नाम दाम दंड भेद लगा लो, हमें सरकार बनानी है। मगर सरकार आपके उससे नहीं बनेगी, जनता जानती है, जनता बनाती है सरकार, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। आज परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब से लगे हुए हैं, इतनी मेहनत, दिन रात मेहनत करते हैं बेचारे, अटूट एकदम लगे रहे हैं, निस्वार्थ। मगर ये पब्लिक का भला ही तो चाहते हैं, पूरा परिवार पब्लिक का भला चाहता है। मगर कुछ समझने के लिए आदमी के अंदर सोचना चाहिए कि एक आदमी हमारे लिए क्यों निस्वार्थ भाग रहा है। और भाजपा वालों को क्या चाहिए, अगर 2022 में अगर यूपी नहीं आई तो इनका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरा, इनको खुद को पता है। अब वो क्या करेंगे भाई, इनको बचाने, अपने आप को बचाने के लिए नाम दाम दंड भेद सब लगाएंगे, वो लगा रहे हैं। मगर इससे डरने वाले नहीं हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और ना परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कोई डरने वाले, पूरे तन मन से हर तरीके से धन से भी परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे सभी कार्यकर्ता साथ खड़े हैं। मैं चाहूँगी आप हमें बताएं कि एक समाजवादी पार्टी पे एक आरोप लगता है बार बार, भारी सभाओं में बोल दिया जाता है कि ये एक तमंचेवादी सरकार है, गुंडा राज चल रहा है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आप ये गुंडा राज है? नहीं, देखिए आप जो गुंडा राज वाली बात कह रही हैं, आप बताएं, अभी भी आप एक आंकड़े निकाल लें, भाजपा में सबसे ज़्यादा गुंडे सब भाजपा के अंदर हैं। और कुछ परम आदरणीय आप देखें कि जितने भी आपके महंत हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन पे खुद पे कितने मुकदमे हैं। और दूसरा, आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लोग बैठे हैं और राज्य सरकार में भी जो लोग बैठे हैं, उनके ऊपर देखिए कितने मुकदमे हैं। जो कैबिनेट मंत्री भी हैं उन पे कितने मुकदमे हैं। आप देखें कि आप सेंगर जी का आपको पता होगा, वो छूट के फिर बाहर आ गए। आप देखें, आप जो जितने लोग इनके मंत्री, जो जितने बड़े से बड़ा क्राइम हुआ जो अभी, वो आप देखें ना, इनके आंकड़े ज़्यादा है, हमारे आंकड़े ज़्यादा है। अगर हमने तो क्या करा, अगर गलती से भी प्लास्टिक की पिस्टल पकड़ के हमने लहरा दी तो हम तो बहुत बड़े वाले गुंडे हो गए, और ये तो असली में पकड़ के लहरा रहे हैं, तो इन पे कुछ नहीं जांच होती। सर, यदि आपकी सरकार, यदि सपा इस बार सत्ता में आती है तो क्या मुद्दा होगा सपा का, जिन मुद्दों पे वो काम करेंगे, विकास कार्य जो कि जनता के लिए वो करना चाहेंगे, उनके बारे में ज़रा बताइए जनता को। देखिए, सबसे पहला काम तो हम करेंगे महिलाओं की जो और वृद्धाओं की जो पेंशन हमने जो बनाना जा रहे हैं, उसमें 1500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। जो परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प किया है कि 1500 रुपये पर महीना और हर साल उनको दिया जाएगा। ये तो एक तो ये होगा। दूसरा, जो लोग आज की डेट के अंदर हमारे यहाँ पे होमगार्ड भर्ती इन्होंने ख़त्म कर दी थी, 25,000 होमगार्ड इन्होंने ख़त्म कर दी, उनकी नौकरी इनको ख़त्म कर दी, वो दोबारा बहाल होगी, दोबारा पेंशन बहाल होगी। और 4000 मास्टर इन्होंने बिल्कुल मतलब कि जो नौकरी से इनको निकाल दिए प्राथमिक राजकीय स्कूलों के अंदर से, उनको बहाल किया जाएगा। 1 लाख प्रिंसिपल वालों को बहाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता हूँ, जो अगर हमारी सरकार बनती है तो प्राइवेट, जो भी प्राइवेट का जो चल रहे हैं, जैसे आंकड़े कर रहे हैं, स्कूलों को भी प्राइवेट करेंगे, इनको प्राइवेट करेंगे, वो चीज़ खत्म कर दी जाएगी। वो गवर्नमेंट की रहेगी, गवर्नमेंट हर तरीके से काम करेगी, और कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार हम देंगे। जैसे कि अभी नोएडा से सपा से सुनील चौधरी जी आने वाले हैं,
तो देखा जाए विधानसभा 2012 में उन्हें तीसरा स्थान मिला था, विधानसभा 2017 में उन्हें दूसरा स्थान मिला था। अब क्या लगता है 2022 में उन्हें कौन सा स्थान मिलेगा? देखिए, मेरा मानना यह है 2000 देखिए तो अब 17 में भी उनको दूसरा स्थान मिला था। कुछ गलतियाँ एक्चुअली क्या होता है, हर पार्टी में एक दूसरे की थोड़ी सी क्या होता है, ये गुटबाजी चलती है। इस बार परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कोई गुटबाजी नहीं चलेगी, आप बिल्कुल मेहनत से काम करें, सरकार हमारी बनेगी। और आपको मैं बताता हूँ, सुनील चौधरी जब कोरोना काल था यहाँ पे, सुनील चौधरी जी ने, मेरे छोटे भाई की तरह है, सुनील चौधरी जी ने सबसे पहले कोरोना काल में एक तो मैं निकला और भी लोग निकले हैं, मगर सुनील चौधरी जी ने पूरे घर घर जाके राशन बंटवाए। और सुनील चौधरी, जो आदमी बीमार रहा, उसकी दवाइयाँ मेडिसिन पूरे तन मन थे। आप बिलीव करें, पंकज यादव जी कहीं नहीं, पंकज सिंह कहीं नहीं निकले। आप 5 साल में आप किसी से पूछ लें, पंकज भाजपा का जो विधायक हैं, अगर एक बार भी कोरोना काल के अंदर निकले, वो नहीं निकले। मगर सुनील चौधरी वहाँ से निकले कोरोना काल में, खाना बंटवाया, हर जगह जाके पूछा गया, हर तरीके का काम। दूसरा आपको बताता हूँ, डेंगू के अंदर जबकि काम प्रशासन का और शासन का होना चाहिए कि डेंगू इतना फैल गया, घर घर में डेंगू फैल रहा था, तो सुनील चौधरी ने क्या करा, फॉग मशीन लेके, अपनी पर्सनल 4 मशीनें लेके गाड़ियों पे लगा लगा के हर सेक्टर के अंदर घुमाई गई। कोई नहीं करता किसी के लिए इतना ना, मगर विधायक जी हमारे तब भी निकले। उसके बाद आज की डेट में आप देखिए, कोरोना काल जब किसान धरना दे रहा था, किसान धरना के अंदर बेचारे वहाँ किसानों के पक्ष में गए, किसानों की बात कही, किसानों की बात के लिए उनको क्या करा, इन लोगों ने, और क्या नाम है, प्रशासनिक और शासनिक लोगों ने उठा के उन्हें जेल भेज दिया, बेचारे जेल रह के आए। आप मुझे बताएं, जो आदमी कर्मठ नहीं हो, जो आदमी किसी की दुख सुख में साथ नहीं खड़ा, वो काय का विधायक है? विधायक कहाँ से बन गए हैं बता, पीछे उनका नाम लगा हुआ है। आप देखिए, किसान का बेटा अगर लड़ रहा है और वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, और एक जो इतना बड़ा नेता का बेटा है, वो बेचारा वहाँ पे अपने घर बैठा हुआ है। आज में नामांकन तक भरने नहीं गए, उन्हें वो कहते हैं जी डेंगू हो गया, और सॉरी कोरोना हो गया। आज बताएं, तब भी गाँव में कितना बुरा हाल है इनका। गाँव में क्यों नहीं जाते हैं ये लोग? सिर्फ इसलिए नहीं आते, लोग विरोध में खड़े हैं इनके सारे। मगर आप सुनील चौधरी बेचारे ने बहुत काम करा, और आज आपको कह रहा हूँ, आने वाले ये 10 फरवरी को आप देखना, बहुत तरीके से सीट निकलेगी हमारी नोएडा को, और तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं हम नोएडा जीतेंगे, दादरी जीतेंगे और जेवर जीतेंगे, पूरी सीटें जीतेंगे हम। यदि इस बार सुनील चौधरी जी इस बार यदि नोएडा में उनकी सरकार बनती है, अगर वो विधानसभा चुनाव जीत के यहाँ नोएडा पे अपना राज चलाते हैं, तो किन मुद्दों पे वो काम करना चाहेंगे? क्या मुद्दा होगा उनका विकास के लिए नोएडा में, जिन मुद्दों पे वो काम करना चाहते हैं? देखिए, सुनील चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है, और सुनील चौधरी जी से मेरी कम से कम इस रोज़ ही लेकिन वार्ता होती रहती है मेरी। सुनील चौधरी जी ने कहा था, एक अजगर स्वरूपी नाला है हरि दर्शन चौकी से लेके और आगे तक जा रहा है। उसके लिए RWO सेक्टर 22, RWO सेक्टर 23, RWO सेक्टर 11 धवलगिरी, ये सारे प्रयासरत हैं। आज तक हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। पंकज सिंह ने आने से पहले हमें बोला था कि जी इसको मैं ढकवा दूंगा, इसको नहीं ढकवाया गया बिल्कुल भी। आप देखें, सेक्टर 22 के लोगों को इतनी परेशानी है, जो बुजुर्ग हैं उनको इस नाले की गंदगी से या जो भी स्मेल इससे आती है, उन्हें अस्थमा, दमा और जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं। इसके चलते हुए हम सबसे पहला प्राविधान काम जो होगा वो सुनील चौधरी ये करेंगे। दूसरा, जो नोएडा प्राधिकरण जो काम कर रही है आज के अंदर, जिन लोगों ने फ्लैट बना रखे हैं उनको भी आप तोड़ो, 1.5 मंजिल नहीं बनाएंगे, 3 मंजिल नहीं बनाएंगे। आज ही बताएं, सन 84 से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, रहते उनके ट्रांसफर हो गए। जिसने 3 मंजिल बनाए वो ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर होने के बाद वो 4थी मंजिल पे डाल दिए, फिर ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर होने के बाद आज प्राधिकरण ने क्या कर रखा है, लेन देन के चक्कर के अंदर तत्काल प्रभाव से काम TM तब होगा जब आप करेंगे, अन्यथा जी वो 1.5 मंजिल मकान है हम तो नहीं कर पाएंगे, वो भी हम खत्म करवाएंगे। तीसरा, कच्ची कॉलोनी जो चोटपुर या वगैरह में बनी हुई है, उसका भी प्राविधान निकलवाएंगे कि पक्की हो सके। किसानों को जो आज की डेट में जो मुआवजा मिलना चाहिए 64%, वो 64% भी हम पूरा दिलवाएंगे। जो किसानों को 10% का प्लॉट मिलना चाहिए, वो 10% का प्लॉट भी उनको दिलवाएंगे हम। जो हमारी सरकार बनती है तो बिजली 300 यूनिट तो हर सबको फ्री आएगी, और उसके बाद जो किसान जो बेचारे जो खेती के लिए कर रहे हैं वो भी हम फ्री देंगे। और जो महिला जो हमारे नोएडा गौतम बुद्ध नगर की पूरी नोएडा गेट नोएडा क्या नाम है दादी, कहीं की भी ऑल ओवर यूपी में उनकी जो वृद्धा पेंशन है या महिला पेंशन है, 1500 रुपये हर महीने मिलेगा उनको। तो सारे काम करेंगे लोगों की। और आपको बता दें, नाले वगैरह ढके जाएंगे, जो हमारी तारें जा रही हैं बिजली की, जो तारें जा रही हैं बिजली की, इससे शॉर्ट सर्किट इतना ज़्यादा है, खंबे तक गले हुए हैं। आप मेरे सेक्टर 22 में देखें, सेक्टर 22 में 12, 22, 21, 25, क्योंकि मैं RWO का संरक्षक भी हूँ, तो आप देखें मैं कम से कम नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं कम से कम आज 17-18 साल से मैं पैटर्न चीफ हूँ यहाँ से। हर साल मैं चुन के आता हूँ यहाँ से, और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हूँ। सन 84 से मैं नोएडा सेक्टर 22 में ही रह रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर जितनी भी समस्या है उसका समाधान
प्राधिकरण तो करता है, मगर उसका श्रेय पंकज जी ले जाते हैं बैठे बैठे। आज तक नाले के लिए हमने कितनी बार इनको बोला, वो नाला जो है हमारा, आप इसको ढकवा देंगे, आज तक नहीं ढकवा गया। सरकार हमारी बनती है, एक ट्रांसपोर्ट हम जो जाना चाह रहे हैं कि बीच बीच में जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है उसको भी हम पूरा खत्म करवाएंगे पूरा। तो सर कैसे प्रयास चल रहे हैं आपके, अभी बताइए। जैसे अभी विधानसभा चुनाव काफ़ी निकट है, अब 10 फरवरी को यहाँ मतदान होगा, तो उसको लेके कैसे प्रयास चल रहे हैं आपके? क्या जनता तक आप किस तरीके से आप अपनी बात पहुँचा रहे हैं? जैसे कि रैलियों पे तो अभी बैन है, वो तो कर नहीं सकते, तो किस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हमने सबसे बड़ा प्रयासरत ये करा है कि लोगों तक पहुंचने के लिए, जैसे भाजपा सोशल मीडिया से चल रही है, या भाजपा आज की डेट में व्हाट्सअप से हर तरीके से जैसे चल रही है सोशल मीडिया से, तो वैसे भी हम चल रहे हैं। सेकेंडली, हमने अपनी टीम बना रही, जो हमारे कार्यकर्ता हैं बेचारे सुबह से शाम तक, हम भी, इवन मैं भी, तो जो जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी हुई, हर सेक्टर को हमने ले रखा, भाई आज सेक्टर 12 पकड़ना है, सेक्टर 22 लेना है, अन्यथा हमने और सेक्टरों में काम, चौड़ा गाँव में काम करना है, या बिशनपुरा में करना है, ममूरा में करना है, एवरेज या किसी भी सेक्टर 50 में किसी भी सोसाइटी में जाना है। तो हमने एक टीम सी बना ली है, वो टीम वर्क पूरा काम कर रही है। सुनील भाई के प्रचार में हर एक कार्यकर्ता तन मन से लगा हुआ है, और उनका पूरा साथ दे रहे हैं सब कार्यकर्ता, क्योंकि हमने इस बार ठाना है अखिलेश यादव जी लाने हैं। किसी भी तरीके से हमें अपनी तन मन धन से पूरा, हमारा सबसे पहला मोटिव ये है आज की डेट में। और सुनील चौधरी का भी यही कहना है कि जी मैं पूरे करो या मरो की लड़ाई है बेचारों की इस बार, और हम चाहेंगे कि वो जीत के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसमें अपनी सीट रखें हाथों में उनके। जी चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप जीत हासिल करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के सवाल जवाब में इतना ही, फिर किसी एक बड़ी हस्ती के साथ रूबरू होंगे और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।